हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका चैनल ई अकेडमी में, जो आपको पढ़ा रहे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जीके, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ। तो ये आपकी आज ये सेशन है जिसमें मैं आपको 1857 की जो आपकी क्रांति थी उसका आज मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूँ। 1857 की जो आपकी क्रांति थी आज मैं उसको आपका पार्ट 2 करवाने वाला हूँ। हमने कल आपके 1857 से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो देखी, कॉजेज देखे, क्या क्या थे आपके रिवॉल्ट्स के। अब हम देखेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपसे जिनके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हो, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला, एक मेरठ में इंसिडेंट हुआ था जब आपकी एक 19 बहरामपुर की नेटिव इन्फेंट्री थी, 19 बहरामपुर की नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने मना कर दिया आपकी नई एनफील्ड राइफल को यूज करने से, और एक सोल्जर्स में म्यूटिनी ब्रेकआउट हो गई, यानी सोल्जर्स ने बगावत कर दी फेब्रवरी 1857 में, जैसे आपके मार्च 1857 तक बिल्कुल कंट्रोल कर दिया गया था। लेकिन इस इंसिडेंट ने क्या करा, इस इंसिडेंट ने लोगों को बहुत हर्ट पहुंचाया, और इससे लोगों को लगा कि यार ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड, ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड। ठीक है, क्योंकि पहली बात देवर फोर्सिंग अस टू यूज द एनफील्ड राइफल, क्योंकि आपको मैंने जैसे कल बताया था कि कार्ट्रिज आपके बीफ एंड आपके पोर्क फैट से बना हुआ था। ठीक है, और फिर जो जिन्होंने बगावत करी थी उन्हें बहुत मारा गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनके साथ बदसलूकी करी गई। और ये इंसिडेंट यहीं रुका नहीं, फिर आपका 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक आपके यंग सिपाही थे मंगल पांडे, या के बैरकपुर, जो कि उस टाइम पे आपका बंगाल में था। उन्होंने जो आपके यूनिट के सार्जेंट थे उनके ऊपर गोली चला दी। आपके जो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जो एक काफी यंग सिपाही थे जिनका नाम था आपका मंगल पांडे, उन्होंने अपने यूनिट के सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। ठीक है, इसको देखते हुए 7वीं अरदद जो आपकी रेजिमेंट थी, जो आपकी 7th अदर आपकी अवध रेजिमेंट थी, उसे डिसबैंड कर देगा, यानी उसे खत्म कर देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि मंगल पांडे एक आपका अवध का रहने वाला था, ही वाज फ्रॉम यूपी। हमने इसको मारा है तो मतलब ये बगावत करेंगे। लेकिन अवध में तो बगावत हुई नहीं, लेकिन आपके मेरठ में बगावत हुई। मेरठ आपका विद्रोह में उठा, और मई 10 को, और वहीं से आपके 1857 की क्रांति शुरू होगी। उसने जो इनके जो भी सोल्जर्स, यानी जो इनके कॉमरेड्स हैं जो कि जेल में गए हुए थे, उन्हें छुड़ाया। ठीक है, उन्हें आपको छुड़ाया, अपने ऑफिसर्स को मारा, और ये दिल्ली के ओर बढ़ चढ़े सनसेट के बाद। ठीक है, और इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर, यानी जो आपके आखिरी मुगल बादशाह था आपके बहादुर शाह जफर, वो आपके लास्ट जो मुगल बादशाह हैं वो ये हमारे अब एम्परर होंगे। और दिल्ली यानी दिल्ली बना आपका सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट। दिल्ली जो था वो बना आपका सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट। दिल्ली से ही आगे ये लोग बढ़ते रहे दिल्ली को, क्योंकि इन्हें पता था दिल्ली हमारी सेंटर है, सेंटर। ठीक है, और दिल्ली में कंट्रोल मतलब पूरा अच्छे से आपने कंट्रोल कर लिया। ओके, एक सेकंड होल्ड करेंगे। अगला, लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट कौन कौन थे। अक्सर पूछा जाता है कि आपके जो लीडर्स है वो कौन कौन थे रिवॉल्ट में, हु ऑल वर द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, पहले से आपके दिल्ली, एट दिल्ली जो आपके मुगल बादशाह थे आपके बहादुर शाह, वो थे। लेकिन इनको असली में लीड कौन करा था दिल्ली को, वो थे आपके जनरल बख्त खान, जो कि आपके बहादुर शाह जफर के आर्मी जनरल थे। या आपके आर्मी जनरल थे किसके, आपके बहादुर शाह जफर के। ही वॉज द आर्मी जनरल ऑफ बहादुर शाह जफर। कानपुर में थे आपके कौन, नाना साहेब, तात्या तोपे और आपके अजीमुल्ला खान। कानपुर में थे कौन, आपके नाना साहेब, तात्या तोपे और आपके अजीमुल्ला खान। ठीक है, यहाँ पे आपके एक आदमी थे, इंसान थे, इनका नाम था सर हग व्हीलर, जो उस टाइम पे आपके कानपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनको बहुत डर था कि मेरी जान चली जाएगी। तो सोचिए कि हाँ, रिवॉल्ट अच्छा था जब आपके कमांडिंग ऑफिसर ही छोड़ के जा रहा है। नाना साहिब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करा, यानी पेशवा का मतलब क्या होता है, आपके मराठास का प्राइम मिनिस्टर होते थे। उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करा, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा। और इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर अब हमारे एम्परर होंगे हिंदुस्तान के, बहादुर शाह जफर अब हमारे एम्परर होंगे हिंदुस्तान के। इन्होंने ये कहा कि बहादुर शाह जफर विल बी द न्यू एम्परर ऑफ इंडिया। ये आपके नाना साहब ने कहा। बेगम हजरत महल ने आपके लखनऊ का भार संभाला, और अपने बेटे बिरजिस यानी आपके बिजरिस कादिर को बना दिया अपना नया, डिक्लेयर कर दिया क्या, नवाब। अवध का नया नवाब कौन बना, आपका इनका बेटा क्या, बिरजिस कादिर।
मैंने आपको बताया था कि आपके अवध में ये आखिरी एरिया था जहाँ पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा था लॉर्ड डलहौजी का। क्यों? क्योंकि अवध एक अच्छा किंगडम था, पैसा उसके बाद बहुत था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने चालाकी से इसे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, अवध की जो आपकी बेगम थी, बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने बेटे ब्रिजेश कादर के साथ मिलकर यहाँ पे लखनऊ पे कंट्रोल कर लिया। एक आपके वहाँ पे जो एक आपके ब्रिटिशर्स के रेजिडेंट थे, यानी एक ऑफिसर होते आपके हेनरी लॉरेंस, उन्हें मार दिया गया। ठीक है। और जो बाकी के यूरोपियन बचे तो आपके जो सर कॉलिन कैम्पबेल, जो कि आगे चल के आपके ब्रिटिशर्स के इस रिवॉल्ट में आर्मी चीफ बने, उन्होंने उन्हें एवैक्यूएट करा, जो कि आपके नए कमांडर इन चीफ ऑफ दी ब्रिटिश आर्मी थे, ऑफ ब्रिटिश आर्मी। उन्होंने इन्हें, जो बाकी के रिमेनिंग जो आपके ब्रिटिशर्स थे, उन्हें बचाया। ओके। बरेली में, एट बरेली, खान बहादुर, बिहार में आपके कुंवर सिंह, जो कि जमींदार था आपके जगदीशपुर, और आपके मौलवी अहमदुल्ला, जो आपके फैजाबाद थे, उन्होंने अपनी अपनी जगहों पे आपके ये रिवॉल्ट लीड करा। बरेली में आपके खान बहादुर, कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर के जमींदार, और आपके मौलवी अहमदुल्ला आपके फैजाबाद में, इन्होंने अपनी अपनी जगहों पे आपके ये रिवॉल्ट लीड करा। उन्होंने अपनी अपनी जगहों पे ये आपका ये रिवॉल्ट लीड करा। ठीक है। एक बार ऐसे फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आप आगे चलेंगे। ठीक है। उससे पहले ये एक मैं बता दूं आपको लास्ट, ये कि जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, वो सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर थी इस रिवॉल्ट की। उन्होंने झांसी से आपके ब्रिटिशर्स को भगाया। और इनका आपको क्यों बगावत करनी पड़ी? क्योंकि उसके ऊपर आपका जो लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, वो लगा दिया था। ठीक है। क्योंकि इनके एक अडॉप्टेड बेटे को राजा नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत अच्छा काम करा। देखते हैं हम कौन कौन आपके फिर से लीडर्स थे। जैसे दिल्ली में था आपके बहादुर शाह और आपके जनरल भगत खान। कानपुर में था आपके नाना साहब तांत्रिक तौर पर आपके अजीमुल्ला खान। लखनऊ में था आपकी बेगम हजरत महल और उनके बेटे ब्रिजेश कादर। ठीक है। बरेली में था आपके खान बहादुर। बिहार में था आपके कुंवर सिंह और आपके मोहम्मद अहमदुल्ला, आपके सॉरी मौलवी अहमदुल्ला थे आपके कौन? फैजाबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। और आपके झांसी में थी कौन? आपकी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में थे कौन? आपके रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है? अगला, ये रिवॉल्ट आपका कैसे सप्रेस करा गया? ये रिवॉल्ट आपका कैसे सप्रेस करा गया, हमें ये देखना है। पहली बात, 20 सितंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने आपके दिल्ली कैप्चर कर लिया। जब आपका दिल्ली कैप्चर हो गया, आपके जो बहादुर शाह जफर थे, उनके जो आगे आने वाले बेटे थे, जो भी उनका वंश, उसे खत्म कर दिया। और बहादुर शाह जफर को आपके एक प्रिजनर बना के रंगून भेज दिया गया। तो आपका यार एक जो मेन सेंटर है वही खत्म हो गया। ठीक है। दिल्ली को कैप्चर करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था वो था आपका जॉन निकलसन। ठीक है। लेकिन बाद में भी ये बहुत जख्मी था और इनको ये भी इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर को आपके प्रिजनर ले लिया जाता है, इन्हें रंगून यानी आपके बर्मा में भेज दिया जाता है, एक्साइल में। ठीक है। एक पेंशनर बना के, जहाँ पे इनकी मौत 1862 में हो जाती है। रॉयल जो भी आपके प्रिंसेस थे, उन्हें आपके पब्लिकली लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा गोली मार दी जाती है। और दिल्ली की फॉल के बाद जो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट चल रहा था, उसे हम सप्रेस कर देते हैं। द फॉल ऑफ दिल्ली वन ऑफ बाय वन ऑल लोकल रिवॉल्ट्स को सप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट सप्रेस हो गया। इसके बाद जो सारे बाकी के थे उन्हें भी हमने सप्रेस कर दिया। इसके बाद तो बस आपकी एक मेयर, क्या कह सकते हैं, इट वॉज अ मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कॉलिन कैम्पबेल ने आपके कानपुर और आपके लखनऊ को कैप्चर करा। सर कॉलिन कैम्पबेल ने आपके लखनऊ और आपके कानपुर को कैप्चर करा। बनारस में आपके एक रेबेलियन आया जिसे आपके कर्नल नील ने मर्सीलेसली सप्रेस करा। बनारस में एक आपका रेबेलियन आया जिसे आपके कर्नल नील ने बड़ा ही मर्सीलेसली सप्रेस करा। ठीक है। बनारस में इन्होंने करा एक्सेट्रा। सारी जगहों पे ना देखो, जब हम मेन सेंटर तोड़ देते हैं, जब आपने दिल्ली को ही तोड़ दिया तो ये क्या चीज़ थी, जब आपने दिल्ली को ही ख़त्म कर दिया तो ये फिर क्या चीज़ थी। तो बनारस में फिर आपका एक रेबेलियन भी सप्रेस हो गया। अब व्हाट वर द कॉजेस कि ये क्यों फेल हुआ भैया? इतनी सारी प्लानिंग के बाद भी अगर कोई चीज़ फेल हो रही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें इनहेरेंट कमी होगी ना। वो क्या कमी थी कि जिसकी वजह से ये फेल हुआ? वो क्या कमी थी जिसकी वजह से आपका फेल हुआ? ठीक है। वो अब हमारे को पढ़ना है, वो अब हमें पढ़ना है कि क्यों फेल हुआ ये। ठीक है। पहली बात, कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट।
बहादुर शाह हैड गॉन ओल्ड एंड वीक, सो अनेबल टू लीड द रिवॉल्ट। बहादुर शाह जफर जो थे वो बहुत ही ओल्ड हो चुके थे, वीक हो चुके थे, थोड़े दिमाग से भी ये कह सकते कम थे, और इसलिए ये रिवॉल्ट लीड नहीं कर पाया। क्यों कम मैं कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इन्हें पता लगता है कि हाँ सोल्जर्स मेरठ से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सीधा ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू टेलीग्राम। वो तो जनरल बख्त खान आए सही वक्त पे, उन्होंने कहा कि क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो, लेकिन तब तक वही कहते हैं ना कि होर पछताएगा जब चिड़े हो चुकी खेत, इन्फॉर्म कर चुके थे तो ब्रिटिशर भी थोड़ा तैयार हो गए। दूसरा, लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड था, साउथ में नहीं फैला था, ईस्ट में बहुत कम फैला था, वेस्ट में भी बहुत कम फैला था, मेनली आपके ये नॉर्थ ईस्ट और आपके आपके कह सकते हैं कि ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट का एरिया था और आपका नॉर्थ का एरिया, उसमें ही फैला था ये। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन्ड मोर और लेस अनअफेक्टेड, सब ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर रिमेन वर सेम, दे रिमेन्ड द सेम। अगला, मैनी बिग जमींदार सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स, पैसों के लालच में बहुत ही जमींदारों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करा और अपने ही जो साथी थे, अपने ही जो आपके हिंदुस्तानी तो ने मारा। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने कहा कि यार दिस इज बैकवर्ड लुकिंग, ये हमारे मतलब का नहीं है, जैसे बैकवर्ड लुकिंग, ये क्या हम ये तलवार उठा के इन लोगों के साथ चलेंगे जिनको बोलना तक नहीं आता। यही सोच आज भी है, बहुत लोग नहीं पार्ट लेते, ये सोचे कि हमारे लिए नहीं है, ये औरों के लिए, लेकिन सब कुछ हमारे लिए। अगर ये तब ये मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन लेते ना पार्ट, तो हम गांधी जी के आने से पहले ही आज़ाद हो जाते। गांधी जी भी तो एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो एक आपका टैग है ऑफ मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन, वो टैग को कहा कि ये मैंने कुछ नहीं, पहले इंडियन हूँ, कोई बैकवर्ड कुछ नहीं होता। दूसरा, इंडियन सोल्जर्स के पास बिल्कुल भी आपके वेपन्स नहीं थे, दे वर वेरी पुअरली इक्विप्ड, बिल्कुल भी वेपन्स नहीं थे, कुछ भी आपके पास था नहीं वेपन, और ब्रिटिशर्स बहुत ही हाईटेक वेपन्स के साथ काम कर रहे थे। रिवॉल्ट एक बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। दूसरा, कोई भी सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, जो भी थी वो बहुत ही निकम्मी थी, और कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, कहाँ क्या हो रहा है कहानी, यहाँ आग उठ रही है तो यहाँ बुझाई, तो यहाँ आग उठ गई, ऐसे ऐसे था। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बिल्कुल भी कि ब्रिटिशर रूल क्यों गलत है, और एक बहुत ही पुअर प्रिपेयर्ड था। पुअर प्रिपेयर्ड का तो मैंने आपको रीज़न बताया हुआ ना, कि जो यार आपके 10 मई को शुरू हुआ, वो आपका 31 मई को स्टार्ट होना था। ठीक है, 10 मई को स्टार्ट होने वाला जो रिवॉल्ट था वो आपको 31 मई को स्टार्ट होता था, इसकी वजह से दे वर वेरी पुअरली प्रिपेयर्ड। ओके, एक सेकंड रुकेंगे अब। अगला, ये रिवॉल्ट आपका, अगर हम फिर से जल्दी से एक बार क्विक ग्लांस देखें, ये रिवॉल्ट आपका 10 मई 1857 में शुरू हुआ आपके मेरठ के एक टाउन में। कुछ प्लेसेस में आपके फ्रैक्शनल क्लैशेस शुरू हो गए थे उससे भी पहले, लेकिन ये खत्म हो गया आपका 20 जून 1858 में। जो पहले मार्टियर थे आपके 1857 के आपके रिवॉल्ट के, वो थे आपके मंगल पांडे। इन्होंने आपके एक जो ब्रिटिश सर्जेंट था उन्हें अटैक करा 29 मार्च 1857 में एट बैरकपुर। लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, उस समय पे आपके जो आपके गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कुछ लीडर्स आपके रिवॉल्ट के लाइक आपके रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से, कुंवर सिंह आपके बिहार से, बहादुर शाह जफर आपके दिल्ली से, नाना साहब आपके कानपुर, तात्या तोपे आपके कानपुर, आपके बेगम हजरत महल आपके लखनऊ से थी। कॉजेज क्या कहते हैं रिवॉल्ट के, फिर से अगर एक बार हम रिवाइज करें, देखिए फायदा यही है मेरे से पढ़ने का कि मैं हर चीज़ को ना 2-2 3-3 बार आपको पढ़ा दूंगा एक ही नोट में, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। अगला, एनफील्ड राइफल एक बहुत ही बड़ा कारण था, वो हमें पता है। कार्ट्रिज आपका ये पेग और काउ फैट से बना था, जो कि रिस्ट्रिक्टेड था फॉर मुस्लिम एंड हिंदूज रिस्पेक्टिवली। दूसरा, जो मेन पर्सन थे इस रिवॉल्ट पे वो था आपके सोल्जर्स, इसलिए हम इसे आपके एक सोल्जर्स या एक आपकी सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। लेकिन ये रिवॉल्ट आपके से सोल्जर्स तक नहीं रहा, इसने बाद में एक बहुत ही बड़ा एक मैसिव फॉर्म ले लिया, फिर पीजेंट्स, वुमेन, औरतें, बच्चे सब ने पार्ट लिया। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द रिवॉल्ट, कि भैया ये फेल क्यों हुआ रिवॉल्ट, या एक्चुअली में व्हाई डिड द रिवॉल्ट फेल, इसका फेल होने के पीछे का कोई तो कारण होगा ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर वॉज दैट द रिवॉल्ट फेल टू एम्ब्रेस ऑल ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में फैल नहीं पाया, पूरे हिंदुस्तानियों ने आपके बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा नहीं किया। Some sections of the society like money lenders, merchants, modern educated Indians and intellectuals were against revolt, कि ये क्यों उठाना, ये आपका वायलेंस क्यों करना। बहुतों का यह था कि हमें पैसे मिल रहे तो क्यों आप हमारे पैसे हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो। जो रिसोर्सेस आए ब्रिटिशर्स के पास वो बहुत सुपीरियर थे, बहुत अच्छे थे, बेहतर थे आपके इंडियंस के पास होने से। अगला, एक आपका बड़ा ही एक अनप्लान सा रिवॉल्ट था, और इसमें कोई भी एक आपके सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और ना ही आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी। ब्रिटिशर्स के पास एक आपकी बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थी, जैसे उनके पास आपका एक
टेलीग्राफ था, आपका एक पोस्टल सिस्टम था, और इससे जो इनके ट्रूप्स है ना, ये अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें मैन्यूवर कर सकते थे। ठीक है, जैसे अब इंडियंस के पास है ही नहीं टेलीग्राम, किसी एक बंदे को भेजेंगे, वो किसी को बोलेगा, ऐसे चेन चलेगी। उनके पास टेलीग्राफ था और आपका पोस्टल सिस्टम था, सीधा बता देंगे अच्छा देखो कानपुर में तुम कर चुके हो, कानपुर से हल्का सा आगे 50 किलोमीटर एक गाँव है, वहाँ जाके अब पहले से कंट्रोल कर लो और रास्ता ब्लॉक कर दो ताकि आगे आने वाले लोग आ ही नहीं पाए। ब्लॉक कर दिया। तो उनके पास बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थी, मतलब उनके पास बेटर, एक आपके कह सकते हैं कि दे हैड बेटर लेवरेज, या एक आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। दूसरा, इट वॉज नॉट ए यूनिवर्सल रिवॉल्ट, इट वॉज नॉट ए यूनिवर्सल रिवॉल्ट, बड़ा ही स्पॉरेटिक और आपका इनकंसिस्टेंट था, कहीं आ रहा है कहीं नहीं, कहीं है और कहीं बिल्कुल नहीं है। ओके, अगला इफेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। इफेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट क्या है? पहली बात, post the revolt of 1857, the Indian administration was transferred from the hands of the Indian East India Company to the British Crown by the Queen's Proclamation on November 1, 1858. The proclamation was called the Magna Carta of Indian people, और इसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इसे हम कहते हैं आपका गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ आया कि हमने यार इन्हें अब इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि इससे ना जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, एक आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था ना, वो अब आपका वॉइसरॉय कहलाएगा। और वॉइसरॉय को मदद करने के लिए ब्रिटिशर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जिनका नाम था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहले जो आपके वॉइसरॉय बने, जो आपके पहले वॉइसरॉय बने वो कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग। जो आपके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने वो कौन थे? आपके स्टैनली। स्टैनली आपके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आई। दूसरा, अब आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब कोई भी रूल नहीं करेगी, सीधा जो आपका ब्रिटिश क्राउन है वही रूल करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे क्वींस प्रोक्लेमेशन या आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। प्रोविजंस क्या क्या आते हैं इसमें? इट डिस्क्लेम्ड एनी एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, यानी अब हम कोई टेरिटरी नहीं लेंगे, टेरिटरी किसी घंटा लेके नहीं आएंगे। रिलीजियस टॉलरेंस हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी सब सारे धर्मों को हम इक्वली सम्मान देंगे और उन्हें बिल्कुल इक्वल दर्जा दे देंगे। इंडियन प्रिंस जो कि आपके इंडियन, जो कि आपके कैसे ना कि आपके कुबर थे, उन्हें हम बिल्कुल सारी राइट्स देंगे जो उनके वो चाहते हैं और जो उन्हें मिलनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भले आपके इंडियन हो या कोई यूरोपियन हो। सब्जेक्ट का मतलब इंसान, तो आपके सारे सिटीजन से उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भले वो इंडियन हो या आपका यूरोपियन है। लेकिन सबको पता है क्या हुआ होगा और क्या नहीं, ये सिर्फ कहने की बात थी। गवर्नर जनरल आपका जो टाइटल है वो अब वॉइसरॉय कराने लग गया। लॉर्ड कैनिंग एक गवर्नर जनरल भी बने और एक आपके पहले वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी बने। लॉर्ड कैनिंग ने आपके नई गवर्नमेंट स्थापित करी आपके इलाहाबाद में ऑन नवंबर 8, 1858। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से हुआ क्या कि एक आपका फाउंडेशन ले हुई ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी अब जो हमारी नेशनलिज्म है ना वो आगे बढ़ चढ़ कर आई, क्योंकि अब लोग ना जख्मी थे, और कहते हैं ना कि एक आपका जख्मी शेर और ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि कहते हैं ये आपका जो जख्मी शेर होता है वो और ज़्यादा आपका खतरनाक होता है, तो वैसे ही हो गया। द इंडियंस वर वुंडेड, द इंडियंस वर हर्ट, और उसी के चलते हम अब आपके 90 ईयर्स में हमने अपनी आज़ादी ले ली ब्रिटिशर से, और इसमें बड़ा एक हेल्प करी आपकी गांधी जी ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो और लीडर्स है आपको पता होना चाहिए, लाइक आपके जो बैरकपुर में आपके मंगल पांडे थे, दिल्ली में आपके बहादुर शाह टू और आपके जनरल भगत खान, फिर आपके दिल्ली में आपके जो चीफ एडवाइजर थे आपके बहादुर शाह के वो भी थे आपके हकीमुल्ला एहसानुल्लाह। लखनऊ में थे आपके बेगम हजरत महल, उनके बेटे बिजर्स कादर और आपके अहमदुल्ला जो कि आपके नवाब जो थे पहले के उनके एडवाइजर थे। कानपुर में था आपके नाना साहेब राव साहेब जो कि आपके नेफ्यू थे आपके राणा साहेब कर, आपके तातिया तोपे, और आपके अजीमुल्ला खान जो कि आपके एडवाइजर थे किसके? आपके नाना साहब के। झांसी में थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में था आपके कुंवर सिंह और आपके अमर सिंह उनके बेटे, कुंवर सिंह उनके बड़े उनके फादर। इलाहाबाद और बनारस में था आपके मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में था आपके मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने इस रिवॉल्ट को एक जिहाद डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट इंग्लिश। फरुखाबाद में था आपके तुफजल हसन खान, बिजनौर में था आपके मोहम्मद खान, मुरादाबाद में था आपके अब्दुल अली खान, बरेली में था आपके खान बहादुर खान, मंदसौर में था आपके फिरोज शाह, ग्वालियर और कानपुर में था आपके तातिया तोपे, असम में था आपके कौन कंठ परेश्वर सिंह और आपका मनी रमा दत्ता, ओडिशा में था कौन? आपके सुरेंद्र शाही और आपके उज्जवल शाही, कुल्लू में था आपके राजा प्रताप सिंह,
राजस्थान में था आपके जयदयाल सिंह और आपके हरदयाल सिंह, गोरखपुर में था आपके गजेंद्र सिंह, और आपके मथुरा में था आपके सेवी सिंह और आपके कदम सिंह। ठीक है, ये आपके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है ये। ठीक है, मैं एक बार अब आपको ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि किन्होंने कहाँ कहाँ पे रिवॉल्ट कंट्रोल करा, वो ब्रिटिश ऑफिसर कौन कौन थे जिन्होंने आपका ये जो कहते हैं कि आपका जो रिवॉल्ट था उसे कंट्रोल करा, वो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। तो अगर आप आपको 2 मिनट का टाइम दें, 2 मिनट रुकिए। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसे ज़रूर टेकअप करेंगे और उसे आपको ज़रूर समझाएंगे। ठीक है, यह आप लोगों के लिए क्लास है, आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, तो जैसा आप लोगों की तरफ से हमारे लिए रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही हमारी तरफ से आप लोगों के लिए भी रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, हाँ ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जगह है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दिल्ली में कंट्रोल करने वाले कौन थे आपके, लेफ्टिनेंट निकलसन और आपके लेफ्टिनेंट हडसन। दिल्ली में को कंट्रोल करने वाले कौन थे आपके, एक तो लेफ्टिनेंट निकलसन और थे आपके कौन, लेफ्टिनेंट हडसन। ओके, अगला लखनऊ को कंट्रोल करने वाले थे कौन आपके, कॉलिन कैम्बल। लखनऊ को कंट्रोल करा किसने, आपके कॉलिन कैम्बल ने। कानपुर को भी आपके कंट्रोल करा किसने, आपके कॉलिन कैम्बल ने। झांसी को कंट्रोल करते हैं कौन, आपके कैप्टन हरोज। ठीक है, बिहार में यानी आपके जगदीशपुर में कंट्रोल करा किसने, आपके कॉलिन कैम्बल ने। फिर से कॉलिन कैम्बल ही हर जगह पहुंच रहे थे, कॉलिन कैम्बल ही इस टाइम पे आपके सुपरमैन बने हुए थे, कॉलिन कैम्बल ही इस टाइम पे आपके सुपरमैन बने हुए थे। ओके, उसके बाद आपके इलाहाबाद में कंट्रोल करा आपके कर्नल नील ने, कर्नल नील ने कंट्रोल करा। फैजाबाद में कंट्रोल करने वाले थे आपके जनरल रेनार्ड। ठीक है, जहां जहां पे मेन में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारे आपको नहीं बता रहा। उसके बाद आपके क्या कहते हैं उसे, आपकी बरेली में कंट्रोल करने वाले थे कौन, आपके विंसेंट आयर। विंसेंट आयर, बरेली में कंट्रोल करने वाले कौन थे, आपके विंसेंट आयर। ठीक है, ओके। और उसके बाद तो गोरखपुर में भी कंट्रोल करा किसने, आपके जनरल रेनार्ड ने। ओके, मथुरा में कंट्रोल करने वाले कौन थे, आपके कॉलिन कैम्बेल। ठीक है, कॉलिन कैम्बेल ने ही आपके कंट्रोल करा। ओके, मथुरा में भी आपके कॉलिन कैम्बेल ने ही कंट्रोल करा। ठीक है, अब कुछ और जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, लाइक कि आपकी और कुछ एक इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी, अंबाला। अंबाला आपके एक हरियाणा में जगह है, इट इज़ माई होम टाउन अंबाला। अंबाला में कंट्रोल करने वाले कौन थे, आपके राव तुलाराम। राव तुलाराम। ठीक है, इसे कंट्रोल करा किसने, आपके फिर से वही, क्योंकि दिल्ली के बहुत पास है ना, तो लेफ्टिनेंट निकलसन और आपके लेफ्टिनेंट हडसन, इन दोनों ने कंट्रोल करा किसे, आपके अंबाला को। अंबाला के बाद आपके इलाहाबाद हो गया, फैजाबाद हो गया, गोरखपुर, जगदीशपुर, बरेली, सब कुछ आपका हो गया। ठीक है, ओके ओके, जल्दी से इस लिस्ट को एक बार और देखते हैं। ओके, जल्दी से इस लिस्ट को एक बार और देखते हैं, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक है, 1857 अब आई थिंक आज आपको मैं ख़त्म करवा ही दूंगा पूरा। ठीक है, जो लीडर्स है कौन कौन थे, पहली बात आपका मंगल पांडे बैरकपुर में। दिल्ली में आपके बहादुर शाह और आपके जनरल बख्त खान, जो कि जिन्हें लीड करा आपके, जिन्हें ख़त्म करा आपके लेफ्टिनेंट निकलसन, आपके लेफ्टिनेंट हडसन ने। लखनऊ में था आपके बेगम हजरत महल ब्रिटिश कादल, और जिसे कंट्रोल करा किसने, कॉलिन कैम्बल ने।
कानपुर में थे आपके नाना साहेब, राव साहेब और आपके तांतिया तोपे, जिसे कंट्रोल करा आपके कॉलिन कैम्पबेल ने। झांसी में थे आपकी रानी लक्ष्मीबाई, जिसे कंट्रोल करा आपके कार्टन हरोज ने। बिहार में था आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह, जिन्हें कंट्रोल करा आपके कॉलिन कैम्पबेल ने। ठीक है। इलाहाबाद और बनारस में था आपके मौलवी लियाकत अली, जिसे कंट्रोल करा आपके कर्नल नील ने। फैजाबाद में था आपके जनरल रेनार्ड, जिन्हें कंट्रोल करा आपके मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें कंट्रोल करा आपके जनरल रेनार्ड ने। फरुखाबाद में था कौन? आपके तुफजल हसन खान। ठीक है। बिजनौर में था आपके मोहम्मद खान। मुरादाबाद में था आपके अब्दुल अली खान। बरेली में था आपके कहान बहादुर खान, जिन्हें कंट्रोल करा आपके विंसेंट आयर ने। ठीक है। मंदसौर में था आपके फिरोज शाह। ग्वालियर और कानपुर में था आपके कौन? तांतिया तोपे, जिन्हें कंट्रोल करा था किसने? आपके कॉलिन कैम्पबेल ने। कॉलिन कैम्पबेल ने कंट्रोल करा था ना आपके कानपुर में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कॉलिन कैम्पबेल ने। ठीक है। कॉलिन कैम्पबेल ने ही कंट्रोल करा था इसे। असम में था आपके कौन? कंठपरेश्वर सिंह, मनीरामा दत्ता। उड़ीसा में था आपके कौन? सुरेंद्र शाही और आपके उज्जवल शाही। कुल्लू में था आपके कौन? राजा प्रताप सिंह। राजस्थान में था आपके जयदयाल सिंह और आपके हरदयाल सिंह। गोरखपुर में था आपके गजाधर सिंह, जिन्हें कंट्रोल करा आपके जनरल रेनार्ड ने। और मथुरा में तो कौन? आपके सेवी सिंह और एक आपका कदम सिंह, जिन्हें कंट्रोल करा आपके कॉलिन कैम्पबेल ने। कॉलिन कैम्पबेल ने इन्हें कंट्रोल करा। ओके, क्लियर है ये चीज? आई होप क्लियर ही हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। आई होप आपको कोई भी अब इसमें डाउट या कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। ओके। तो यहाँ हम आपका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है आपका क्या है? 1857 का रिवॉल्ट। हमने इसे 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। इट हैज बीन डन। ठीक है। तो अब आपका 1857 का जो रिवॉल्ट है, इट इज नाउ फिनिश्ड। एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री इज फिनिश्ड। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो अलग टॉपिक है, जो दूसरा, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी योर इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके बाकी की चीज़ें भी देखने वाले हैं, लाइक आपके इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें ज़रूर आना। एंड देखिए, नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो आप साथ साथ बना सकते हैं, वरना आप लेक्चर को फिर से देख के भी बना सकते हैं। ठीक है। नोट्स आई होप मैं आपको दे पाऊँ कभी ना कभी तो। ठीक है। लेकिन अभी तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो हम आपको जैसे आपको दे सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज़ ई अकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, जिससे आपको ना सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग हमारी क्लासेस और हमारा जो भी जो बैचेस हैं उसके बारे में आपको सारा चीज़ पता चलती रहेंगी। ठीक है। और बाकी की क्लासेस भी आप ज़रूर देखिए। हम आपको यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जनरल साइंस और आपका रीजनिंग सब करवा रहे हैं, एक्चुअली फॉर CET, SSC एक्सेट्रा सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है। इवन आपके सारे जन में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम आपको यहाँ पे मैच करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें। ओके। आई होप आपका आज के दिन काफ़ी अच्छा जाए, बहुत अच्छे से करें। ठीक है। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना मिलेंगे आपसे अब सुबह कल 11 बजे आपके स्टैटिक जीके के क्लास के साथ। और हाँ, आप स्टैटिक जीके के क्लास भी देखिए 11 बजे की। उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ। 11 बजे की आपकी क्लास होती है। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू।